अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कहानी में। शौर्य काफी रात तक काम करता रहा। वह काम के साथ साथ निधि की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सलूशन भी ढूंढ रहा था। लगभग सुबह के 2:30 बजे तक वह काम खत्म करके सोफे पर ही सो गया। या अगली सुबह निधि अपना बैग पैक करके डोर ओपन कर जब बाहर आई तो शौर्य को लिविंग एरिया में सोफे पर सोते देख चौंक गई। शौर्य का एक पैर और एक हाथ जमीन पर थे और दूसरा उसके सिर पर। उसने आज से पहले सभी के मुंह से सुना था कि लड़कियां ही सोते हुए छिपकली बन जाती है जो अपने पैर को आगे पीछे करके सोती हैं। शौर्य को छिपकली के बनकर सोते देख निधि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बैग को साइड किया और शौर्य के पास जाकर शौर्य के हाथ को प्यार से पकड़कर उठाकर सोफे पर रखने लगी तो शौर्य ने एक झटके से निधि को अपने ऊपर खींच लिया। शौर्य के अचानक खींचने से निधि शौर्य के सीने पर गिर गई। निधि जैसे ही शौर्य के ऊपर से उठने को हुई तो शौर्य निधि के कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटते हुए निधि से कहा, मिस निधि सहानी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक सोते हुए लड़के का फायदा उठाते हुए? शौर्य की बात सुन निधि की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके मुंह से निकला व्हाट। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैरान क्यों हो रही हो लिटिल गर्ल, अगर तुम मेरा फायदा उठा रही थी तो कह दो ना, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारा ही बनना चाहता हूँ। मैं भी अब प्लेबॉय के टैग से थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे नाम के साथ अब कोई और टैग लगे, जैसे कि हॉट और सेक्सी हस्बैंड, क्यूट हैंडसम हस्बैंड, यह माय क्रूएल हस्बैंड। शौर्य की बातों से निधि की आंखें तो बाहर आने को ही थी। निधि ने शौर्य को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने शराब पी है जो तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो? शौर्य निधि के गालों पर आ रही लटों को अपने इंडेक्स फिंगर से निधि के कान के पीछे करते हुए कहा, जिस लड़के के ऊपर इतना खूबसूरत नशा सवार हो उसे किसी और नशे की क्या जरूरत है? इतना कहकर शौर्य ने निधि को आंख मार दी। पहले तो शौर्य का उसे नशा कहना हैरान कर गया, लेकिन शौर्य के आंख मारने से निधि जोर जोर से हंसने लगी। निधि को हंसते देख इस बार शौर्य हैरान हो गया। शौर्य को लगा था कि निधि गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, लेकिन निधि उसकी सोच से बिल्कुल अपोजिट निकली। निधि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये हरकत करते हुए ना तुम एक क्यूट बच्चे की तरह लग रहे हो। कभी किसी लड़की के सामने ऐसा मत करना वरना वह लड़की बेहोश हो जाएगी। निधि की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत है कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। शौर्य तो फिर भी एक प्लेबॉय था। शौर्य निधि की मुस्कुराहट को बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसे निधि की मुस्कुराहट सुकून दे रही थी। आखिर निधि की मुस्कुराहट थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। निधि ने शौर्य के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कि क्या कर रहे हो? शौर्य ने निधि को और कसकर पकड़ते हुए निधि की आंखों में आंखें डालकर सीरियस टोन में कहा, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ यू मिस निधि सहानी। निधि हैरानी से शौर्य को देखते हुए कहा, व्हाट रबिश। अब निधि अपनी पहली टोन में आ गई। उसने गुस्से से शौर्य से कहा, पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी? कभी नहीं। शौर्य की भी टोन बदल गई। उसने निधि की कमर को कसकर पकड़कर दबाते हुए गुस्से से कहा, मुझ जैसे का क्या मतलब है? खराबी क्या है मुझ में? लड़कियां मरती हैं मुझ पर, हर लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। निधि को अपने कमर में दर्द महसूस हो रहा था। निधि ने शौर्य की झील जैसी आंखों में देखते हुए शौर्य से कहा, करना चाहती होंगी सभी लड़कियां तुमसे शादी, पर मैं नहीं करना चाहती। मुझे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक अलग ही ख्वाब है। मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर जो भी बने मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनूं। मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे मोहब्बत नहीं मुझसे इश्क करे, इतना कि मेरे नज़दीक किसी भी दर्द को आने ना दे।
मैं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर प्लेबॉय नहीं ऑब्सेस्ड बॉय जो मुझे जुनूनियत की आखिरी हद तक प्यार करे और यह सब क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है मिस्टर शौर्य माथुर इसलिए सॉरी पर मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। बड़ी हुआ शौर्य हैरान हो गया उसकी लिटिल गर्ल की इतनी सारी विश थी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर और उसने जो जो विश बताए थे उसमें से वह एक भी नहीं था। उसने तो जिंदगी को खुलकर जीना सीखा था। वो हर रात एक नई लड़की के साथ आता होता था। शौर्य उन लड़कियों के साथ भले ही कुछ नहीं करता था लेकिन पूरी रात उनके साथ एक कमरे में गुजरा जरूर करता था। लेकिन आज उसे अपने प्लेबॉय होने पर बहुत अफसोस हो रहा था पता नहीं क्यों लेकिन निधि के सारी बातें सुन उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी लिटिल गर्ल जैसा चाहती थी वह तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने अंदर पैदा हो रहे नए एहसास को समझने के नाकाबिल था। शौर्य एक झटके से निधि को छोड़कर सोफे से उठकर निधि को सोफे पर बैठकर निधि वैसे ही छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। निधि शौर्य को जाते हुए देख रही थी। निधि हैरान हो गई कि शौर्य क्यों उसके जवाब से खामोश हो गया। निधि अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे। आवाज को सुन निधि डर गई। यह आवाज शौर्य के रूम से आई थी। निधि जल्दी से सोफे से उठकर शौर्य के रूम के पास जाकर डोर ओपन किया तो सामने का नजारा देख शॉक्ड हो गई और 2 कदम पीछे हो गई। इश्क ए कैद, एक ऐसी मोहब्बत जो हर हदें पार कर जाए और जुनूनियत कहलाए। ऐसी ही मोहब्बत डैनियल की थी जो मोहब्बत के हदें पार कर जुनूनियत बन गई और ऐसी जुनूनियत जो मोहब्बत के हर माने बदल दिए। जब मोहब्बत जुनून बन जाती है तो दर्द का सैलाब लाती है और वही दर्द एक नई कहानी लिखता है और एक नई दास्तान बनती है। क्या डैनियल की जुनूनियत मोहब्बत को बर्बाद कर देगी? जानने के लिए पढ़े इश्क ए कैद अग्रवाल हाउस। कांची दूसरे रूम में आकर जब अपने आप को मिरर में देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। जो कांची सुबह में छोटे से खरगोश की तरह क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी, अब उसी कांची के चेहरे पर उंगलियों के और खून के निशान थे। कांची को इस वक्त काव्यांश पर बेहद गुस्सा आ रहा था। कांची ने शावर लिया, खुद को रिलैक्स किया, अपनी चोट पर ऑइंटमेंट लगाएं और बेड पर जाकर बैठ गई। वह बेड पर बैठी डोर की तरफ देखने लगी। वह काव्यांश का इंतजार कर रही थी लेकिन काव्यांश नहीं आया। 1 घंटे तक काव्यांश का इंतजार करती रही। फिर थकावट और दबाव की वजह से कांची नींद की वादियों में चली गई। माथुर हवेली। रात का वक्त। तूफान अब शांत हो चुका था। मौसम साफ हो चुका था। संजय जी लिविंग एरिया में बैठे राणे के साथ सीएम पार्टी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो उस वीडियो के बारे में भी बात कर रहे थे जो कि अब तक डिलीट हो चुकी थी। राणे और संजय जी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी माथुर हवेली के लिविंग एरिया में रखे कांच की टेबल पर एक डेड बॉडी गिरी जिससे वह कांच का टेबल जोरदार की आवाज में टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और उसके कुछ का टुकड़े मिस्टर माथुर के पैरों में चुभ गए जिससे उनकी आह निकल गई। कांच का कुछ टुकड़ा राणे के हाथ में भी लग गया था। मिस्टर माथुर सोफे से खड़े होकर उस गिरी डेड बॉडी को देखा तो शॉक्ड हो गए। ये वही इंसान था जिसे उन्होंने कांची को डराने के लिए भेजा था। उस आवाज से सभी सर्वेंट और स्टाफ उस आवाज को सुनकर लिविंग एरिया में आ गए। संजय जी के पैरों से निकलते खून को देखकर राणे ने कहा, खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, बॉस को चोट लग गई है। एक सर्वेंट जैसे ही भागकर जाने को हुआ तो लिविंग एरिया में आ रही सीढ़ियों से उतरते हुए एक शख्स ने रौबदार आवाज में कहा, जो भी जहां है अपनी जगह पर रुक जाए अगर खुद को जिंदा देखना चाहता है। जब सब ने इस आवाज की तरफ देखा तो सभी हैरान थे। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि काव्यांश की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी नीली आंखें इस वक्त ज्वालामुखी की तरह लाल थी। उसने अपनी स्लीव को फोल्ड कर कोहनी तक किया हुआ था। वो एक किंग की तरह चलते हुए लिविंग एरिया में आकर सिंगल सोफे पर बैठकर अपने पैरों को क्रॉस करते हुए कहा,
मैंने आपको वार्न किया था ना मिस्टर संजय माथुर उर्फ बड़े पापा की मेरे वाइफ के आसपास भी मत दिखाई दीजिएगा और उसे चोट पहुंचाने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाऊंगा लेकिन अपनी वाइफ को दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आपको मेरी धमकी बहुत खोखली लगी, इसलिए सोचा आपको थोड़ा सा ट्रेलर तो दिखाना बनता है। अपने इस भेजे हुए कुत्ते को देखिए कि कैसे उसके बॉडी के हर हिस्से में कांच चुभ चुके हैं और आपके पैरों में जो का टच चुभे है ना, वह तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बुरा होगा आपके साथ। मेरे वार्निंग देने के बावजूद आपने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, तो आपको माफी तो मिलेगी नहीं, इसलिए सजा के लिए तैयार हो जाए। संजय माथुर अपने बेटे काव्यांश को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे सजा दोगे, मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो। बेटे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने बाप की बराबरी नहीं कर पाते हैं। काव्यांश मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, कौन सा बाप किसका बाप, मेरा कोई बात नहीं है। काव्यांश आगे कुछ बोलता कि संजय जी ने बीच में कहा, काव्यांश। संजय माथुर इससे आगे कुछ कहते काव्यांश ने अपनी गन को निकालकर संजय माथुर के हाथों पर शूट कर दिया। संजय माथुर की चीख निकली। काव्यांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जब मैं बात करूं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग काव्यांश के इस एक्शन से डर गए। राणे भी अपनी गन निकालता कि काव्यांश ने दूसरी गोली संजय माथुर के लेफ्ट पैर में मार दी, जिससे वह घुटने पर बैठ गए। काव्यांश राणे को गन निकालते देख कहा, अगर अपने बॉस को जिंदा देखना चाहते हो तो गन फेंक दो। अपनी राणे ने संजय माथुर की तरफ देखा तो उन्होंने नहीं कराहते हुए कहा, वह जैसा कह रहा है करो, ये पूरा सनकी है। काव्यांश साइको की तरह स्माइल करते हुए सोफे से उठकर संजय माथुर के पास आकर कहा, कौन सी किताब में लिखा है कि बेटा अपने बाप से आगे नहीं जा सकता? यह आपकी सजा नहीं है, बल्कि मैंने आपको थोड़ा सा दर्द दिया है, दर्द से आपकी मुलाकात कराने के लिए। इस दर्द की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी को मैं जहन्नुम बनाने वाला हूँ। अब आप देखिए मैं आपके साथ धीरे धीरे क्या करता हूँ। मैंने आपको सड़क पर नहीं लाया तो मेरा नाम काव्यांश रघुवंशी नहीं, और सबसे जरूरी बात, मेरी जान से दूर रहिए, क्योंकि अगर मैं दूर करने पर आया ना तो आप इस दुनिया में नहीं दिखेंगे। इतना कहकर काव्यांश जैसे ही उनके राइट पैर पर गोली मारने को हुआ तो मनन मीनल जी दोनों ही काव्यांश के पास आकर काव्यांश के सामने खड़े होते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? मीनल जी तो काव्यांश के इस एक्शन से हैरान थी। उन्होंने काव्यांश से कहा, पागल हो गए हो? काव्यांश तुम्हारे बड़े पापा हैं, तुम उन पर गोली कैसे चला सकते हो? काव्यांश अपने पैरों के पास बैठे संजय माथुर को देखते हुए कहा, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनसे, न 6 साल पहले था और न ही अब। बड़ी मामा आप अपने हस्बैंड से कहिए कि अपनी हद में रहे, क्योंकि मैं अगर अपनी हदें पार करने पर आया ना तो आपका सिंदूर मिट जाएगा। मनन काव्यांश के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? कोई अपनी माँ से ये सब कहता है? मैं मानता हूँ उन्होंने ने गलत किया है, लेकिन इसमें मामा की क्या गलती है? हम उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं? अगर तुम भी उन्हीं की तरह ये सब करने लगे तो तुम्हारे और मिस्टर माथुर में क्या फर्क रहेगा? काव्यांश गुस्से से मनन के दोनों हाथों को झटकते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप प्रोफेसर, ये तुम्हारा क्लास नहीं जहाँ तुम लेक्चर दे रहे हो। मुझे किसी में फर्क करना भी नहीं है। एक बात तुम सब ध्यान से सुनो, मेरी इस घर के किसी भी मर्द को मैं अपनी बीवी के आसपास बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा से उसके आसपास दिखाई मत देना। आगे से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर काव्यांश वहां से चला गया। संजय माथुर दर्द से कराह रहे थे। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि दर्द उन्हें आखिरी हद तक हो रहा था। काव्यांश को जाते देख राणे की आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन जल्दी उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज किया और संजय माथुर के पास बैठते हुए कहा, छोटे बॉस, हमें बॉस को जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। मनन और राणे ने मिस्टर माथुर को सहारा देकर अपने शोल्डर पर उठाया और उन्हें हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गए। अगली सुबह
कांची जब सोकर उठी तो उसे खांसी आने लगी। उसका पूरा रूम धुएं से भरा था। वो अपने हाथ को उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ बैग से हैंडकफ से बंधे थे। अपने आप को हैंडकफ से बंधे देख कांची शॉक्ड हो गई। उसे अजीब सी बेचैनी हुई। उसके दोनों हाथों को फैलाकर हैंडकफ से बैग में बंधा गया था। कांची चाहकर भी बैग से उठ नहीं पा रही थी। कांची अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए अपनी गर्दन को उठाया तो उसे अपने सामने काव्यांश सोफे पर बैठा मिला, जो पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। वह अभी भी कल वाले ही ड्रेस में था। उसके चेहरे एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। वह एक हाथों से सिगरेट की कश ले रहा था, दूसरे को सोफे कोना पर फैलाए बैठा था। कांची काव्यांश को देखते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मेरा हाथ खोलिए, मुझे दर्द हो रहा है। काव्यांश सिगरेट को एशट्रे में डालकर दूसरा जलाते हुए सोफे से उठकर चलते हुए कांची के करीब आकर खड़े होते हुए साइको की तरह पूछा, दर्द हो रहा है? और मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या स्वीट हार्ट? कांची सवालिया नजरों से अपने सामने खड़े काव्यांश को देखते हुए पूछा, आपको क्या हुआ है? काव्यांश कांची के बिल्कुल करीब बैठते हुए ताकि के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए किचकिचाते हुए कहा, मुझे दर्द देकर पूछ रही हो मुझे क्या हुआ है स्वीट हार्ट? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार वार्निंग दी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा था मुझे ऑफे करने की कोशिश मत करना वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातें और मेरी धमकियां हमेशा ही खोखली लगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा लूंगा नहीं और ना ही तुम्हें वार्निंग दूंगा। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा आज के बाद तुम कभी किसी के करीब गलती से भी गई ना तो तुम्हारी रूह कांपेगी। कांची को काव्यांश की बातों से डर लग रहा था। उसे आज काव्यांश वाकई साइको लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, आंखें नशीली हुई थी जैसे उसने कितना नशा किया हो। कांची ने हिम्मत करते हुए काव्यांश से पूछा, मैंने कौन सी गलती की है? गलती तो आपने की है ना, आप इतनी लेट है। गुस्सा होना नाराज होना तो मेरा हक था ना, सजा देने का हक तो मेरा था ना, तो आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? काव्यांश ने गुस्से से कहा, क्या हुआ अगर मैं थोड़ा लेट हो गया? तुम मर तो नहीं गई थी ना? मैं कुछ मिनट लेट हुआ तो तुम किसी की बाहों में चली गई। अगर मैं किसी दिन घर लेट आया तो तुम तो किसी के बिस्तर पर भी चली जाओगी ना। मर नहीं गया था मैंने वादा किया था तुमसे, चाहे कुछ भी हो तुम्हें बचाने जरूर आता। तुम्हारे लिए मैंने उस तूफानी बारिश में 1 घंटे के सफर को आधे घंटे में तय किया और तुम चाहती हो मैं तुम्हें सजा देने का हक दूं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि जान की कभी किसी मर्द को अपनी करीब मत आने देना, फिर भी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी हर बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। काव्यांश के लफ्जों ने कांची को तोड़ दिया था। अभी धीरे धीरे सही उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। वह काव्यांश को समझना चाहती थी, शायद प्यार की भूखी थी इसलिए प्यार को तलाश करना चाहती थी, लेकिन प्यार शुरू होने से पहले काव्यांश ने उसे खत्म कर दिया। एक मर्द के लिए ये कहना कितना आसान होता है ना कि एक औरत जाकर किसी भी मर्द के साथ सो सकती है, लेकिन वह मर्द भूल जाता है कि जब एक औरत अपने प्यार से प्यार करने लगती है तो उसे अपने प्यार के सिवा कोई मर्द नहीं दिखता। कांची काव्यांश को बेयकीनी और नफरत से देखने लगी। काव्यांश ने सिगरेट जलाई और कांची को देखते हुए कहा, तुम इन्हीं बाहों से मनन के गले लगी थी ना? इतना कहकर काव्यांश ने जलती सिगरेट को कांची के शोल्डर पर रख दिया। कांची की दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी चीख बाहर जाती उससे पहले काव्यांश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर सिगरेट को उसके शोल्डर पर मसलने लगा। कांची दर्द और जलन से अपने पैरों को बेड पर रगड़ रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू खून की तरह बह रहे थे। उसकी चीख उसके गले में घुट रही थी। काव्यांश दूसरी सिगरेट को जलाकर कांची के दूसरे शोल्डर पर रखकर मसलने लगा। कांची अपने हाथ पैर को बेड पटकने लगी। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द जलन हो रही थी। काव्यांश ने कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है ना? मुझे भी दर्द हो रहा था जब तुमने मेरी जगह किसी और को गले लगाया था।
कांची का दूध जैसा शोल्डर सिगरेट के जलाने से लाल और नीला पड़ चुका था, छाले पड़कर चमड़े उचड़ गए थे। काव्यांश ने कांची को एक नज़र देखते हुए कहा, तुम मेरा जुनून और मेरी सनक बन चुकी हो। मैं अपने जुनून और सनक को अपने सिवा किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे से इस बात को याद रखना, ये तो सिर्फ नाम की सजा थी, मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ। कांची दर्द बर्दाश्त करते हुए बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। उसका हमसफर इतना बेरहम था, उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अब तक काव्यांश के गुस्से को, नफरत को देखा, लेकिन आज उसने काव्यांश की सनक देखी थी। प्यार और इश्क, ये दोनों ही एहसास जब अपनी हदें पार करते हैं तो सनक बन जाती है। सनक एक ऐसा एहसास होता है जो अपने लाइफ पार्टनर को प्यार, सुकून, मोहब्बत और इश्क, ये सभी चीजें देता है, लेकिन उसके साथ कई ज्यादा गुना दर्द भी देता है। वही हुआ काव्यांश और कांची के साथ। गुजरते वक्त कद के साथ कांची काव्यांश की सनक बन चुकी थी। काव्यांश कांची को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना ही उसे दर्द में देख सकता था, लेकिन अपनी सनक में इतना अंधा हो चुका था कि वह खुद ही कांची को दर्द की खाई में धक्का देने लगा था। वह अपनी सनक में ये भूल गया था कि हम जिसे दर्द देते हैं वो हमारे करीब नहीं आते, वह हमसे दूर चले जाते हैं। वह कांची को पाना चाहता था, लेकिन अपनी सनक में उसे ऐसा नहीं हो रहा था कि वह अपने हाथों से कांची को खुद से दूर कर रहा था। आज उसकी इस हरकत से कांची के दिल में पनप रहे उसके लिए एहसास को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कांची बेहोश हो चुकी थी। काव्यांश ने एक नज़र कांची को देखा तो कांची के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका शोल्डर बिल्कुल रेड हो चुका था। उसके शोल्डर से छाले उचड़ जाने से उसका शोल्डर देखने में भी बहुत दर्दनाक लग रहा था। उसके होठों पर ऑइंटमेंट लगा था, गालों पर अभी भी उस आदमी की उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर काव्यांश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। एक तरफ कांची को दर्द में देखकर उसे बहुत तकलीफ और बेचैनी भी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांची का किसी और को गले लगाना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह कांची को अपने सिवा किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काव्यांश सिगरेट को फेंकते हुए कांची के पास बैठ गया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, जान उठो ना, सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे तुम्हें सजा देने पर मजबूर किया। तुम जानती हो जानम, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा क्यों करती हो? काव्यांश को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। शायद कांची के लिए उसकी सनक इतनी बढ़ गई थी कि उसे अपनी गलती का एहसास होने नहीं दे रही थी। काव्यांश ने कांची को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसने जब कांची को अपने सीने से लगाया तो उसे सुकून मिलने लगा। उसका गुस्सा पल भर गायब हो गया। आखिर वही तो थी उसके हर दर्द की दवा। कुछ ही महीनों में वह छोटी सी दिखने वाली परी उसका सुकून बन चुकी थी, उसके जीने की वजह बन चुकी थी, उसकी बेरंग जिंदगी में रंग बन चुकी थी। लेकिन वह ये भूल गया था कि अपनी जिंदगी के रंग को वह अपने हाथों से बेरंग कर रहा है। काव्यांश ने कांची को बेड पर लेटाया और उसके हाथों को देखते हुए कहा, सॉरी जानम, तुम्हें बहुत दर्द हुआ ना, लेकिन अब तुम कभी किसी के करीब नहीं जाओगी। काव्यांश कांची के चेहरे पर आए हुए बालों को प्यार से पीछे किया। वेबसाइट के ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर कांची के जले हुए शोल्डर पर धीरे धीरे लगाने लगा। वह कांची को ऑन पर लग ये रहा था कि उसका फोन बार बार हैंग करने लगा। उसने फोन को देखा तो उस पर अरुण फ्लैश हो रहा था। काव्यांश अरुण का फोन नहीं उठा रहा था। इस वक्त वह अपने और कांची के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता था। वो कुछ वक्त अपनी जान के साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अरुण हर बार की तरह आज फिर उनके क्वालिटी टाइम में उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था। काव्यांश गुस्से से फोन उठाकर कहा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? कौन मर गया है जो तुम फोन पर फोन लगाए जा रहे हो? मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का मूड नहीं है। अब चुप क्यों हो? बोली, फोन क्यों किया इतनी रात को? अरुण ने कुछ ऐसा कहा कि काव्यांश शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा,
What rubbish, ये सब कब हुआ और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है अरुण, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए आजकल इतने निकम्मे हो गए हो। अभी की अभी मेरी टिकट बुक करो नाओ। इतना कहकर काव्यांश नहीं फोन को काटकर सोफे पर फेंक दिया। उसने एक नज़र कांची को देखा, फिर उसके ऊपर झुककर उसके फोरहेड पर अपने लब रख कांची के पास से उठकर बाथरूम में चला गया। अपार्टमेंट। निधि ने जब सामने देखा तो शौर्य के हाथों से खून तेजी से बह रहा था। ड्रेसिंग मिरर टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ था। निधि दौड़कर शौर्य के पास जाकर शौर्य के हाथ को पकड़कर घबराते हुए पूछा, यह क्या किया तुमने? शौर्य अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने दूसरे हाथ से निधि के बाल को कसकर पकड़कर निधि को बिल्कुल अपने करीब कर निधि के चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, ऐसा ही चाहती थी ना तुम मुझे? तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें रोकने के लिए यही सब करूं? एक जुनूनी इंसान बन जाओ, यही करता है ना एक जुनूनी इंसान अपने प्यार को पाने के लिए। खुद को चोट पहुंचाता है यह अपने प्यार को। लो, मैंने ये सब कर दिया तुम्हारे लिए, क्या अभी भी तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? निधि हैरान हो गई, वह सच में अपने सामने खड़े इंसान को अब तक बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। उसके सामने खड़ा इंसान कुछ पल में छोटा सा बच्चा बन जाता था तो कुछ पल में एंग्री डेविल बन जाता था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वह अपने हाथों से कांच को तोड़े, तो शौर्य ने ऐसा क्यों किया? निधि ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, यू हटिंग में शौर्य, दूर हटो मुझसे। शौर्य अपने खून से सने हाथों को निधि के हाथ को पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए कहा, जो मुझे तकलीफ हो रही है उसका क्या? मैं नहीं जानता तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, लेकिन तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे पहला थप्पड़ मारा था, जिसने शौर्य माथुर के सामने बिना डरे उसे गलत ठहराया था। तुम पहली लड़की थी जिसके दर्द को देखकर मुझे तकलीफ महसूस हुई थी। तुम पहली लड़की थी जिसके आंसू मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं नहीं जानता ये सब क्यों हो रहा था और मैं जानना भी नहीं चाहता। पहले लोग मुझे प्लेबॉय कहते थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज जब तुमने मुझे प्लेबॉय कहा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गाली दी हो। पहले ये प्लेबॉय का टैग मुझे अपनी तारीफ लगती थी। तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम जो सारी क्वालिटी अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हूँ वह मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है और मैं किसी के लिए बदलना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। पहली बार मुझे किसी के हाथों की कॉफ़ी पसंद आई है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रुक जाओ। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोज इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे नाम के पीछे अपना नाम लगा सकूं, ताकि पूरी दुनिया और अपार्टमेंट के लोग तुम पर उंगली ना उठा सके। मैं पूरी दुनिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि तुम कोई एस्कॉर्ट गर्ल नहीं बाली मेरी वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो। मेरा यह मानना नहीं है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह सरवाइव करते नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें वह प्यार और इज्जत देना चाहता हूँ जो तुम हमेशा डिजर्व करती थी। मैं मिस्टर साहनी को तुम्हारे लिए तड़पते देखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी क्यों फिक्र होती है, लेकिन हाँ, मैं आज यह एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं जब तुम्हें देखता नहीं हूँ तो अंदर एक डर रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं तुम उदास तो नहीं हो। इसलिए कभी खुद आता था या अपने असिस्टेंट को भेजता था। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था मिस सहानी। निधि बिना पलके झपकाए शौर्य की बातें सुन रही थी। शौर्य की बातें और उसकी वह आंखें उसे खामोश कर दिए थे। एक अजनबी लड़का उसकी इतनी फिक्र करता था, वो उसके जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। निधि ने शौर्य को देखते हुए अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके सीने से लग गई। अपार्टमेंट। निधि इस तरह के हग करने से शौर्य को अपनी बॉडी में कर्ज सा महसूस हुआ। शौर्य एक झटके से निधि से दूर हो गया। शौर्य के इस तरह दूर होने से निधि से दूर हो गया। शौर्य के इस तरह दूर होने से निधि हैरानी से शौर्य को देखने लगी, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शर्म
से अपनी नजरें झुका ली। शौर्य ने जब निधि को अपनी नज़र झुकाए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे इतने सॉफ्ट हग की आदत नहीं है, तो तुम्हारे इस तरह हग करने से मुझे अजीब सा फील हुआ, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। निधि ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर शौर्य को देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। क्या मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूं? तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। शौर्य ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। एक शर्त पर। निधि सवालिया नजरों से शौर्य को देखने लगी तो शौर्य ने कहा, तुम यहाँ रुकती हो और मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती हो तभी मैं तुम्हारे हाथों से बैंडेज करवाऊंगा, वरना ये हाथ इसी तरह रहेंगे। निधि हैरानी से शौर्य को देखते हुए कहा, ये कैसी जिद है? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, तो मैं अपने डैड से बिना पूछे तुमसे शादी कैसे कर लूं? शौर्य हंसने लगा। शौर्य को इस तरह हंसते देखकर निधि शौर्य को अजीब नजरों से देखने लगी। निधि ने शौर्य से पूछा, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक थोड़ी सुनाया है तुम्हें। शौर्य ने निधि को देखते हुए कहा, माय लिटिल गर्ल, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो, लगता है तुम्हें अपने डैड के शब्द याद नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हारे सो कॉल्ड डैड ने तुमसे कहा था कि तुम उनके लिए मर चुकी हो और मरे हुए लोग चाहे कोई भी फैसला करें, जिंदा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। शौर्य के एक एक शब्द को सुनकर निधि को बेहद तकलीफ हुई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। शौर्य सही तो कह रहा था, उसका अपना कोई नहीं था, वह अपनी खुद ले सकती है। निधि ने कोल्ड टोन में शौर्य से कहा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूलती मैं, ठीक है? तुम चाहते हो ना मैं तुमसे शादी करूं तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। निधि के मुंह से शर्तें सुन शौर्य की भवें तन गई। उसकी लिटिल गर्ल उसके सामने शर्त रख रही थी जो कि वह इस कंडीशन में थी नहीं। शौर्य ने बेड पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर अपनी एटीट्यूड टोन में निधि से कहा, मैं किसी की शर्तें नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारी सुनना चाहता हूं, तो माय लिटिल गर्ल अपनी शर्त बताओ। तनिधि ने मुंह बनाते हुए शौर्य को देखते हुए कहा, मेरी पहली शर्त, हमारी शादी के बाद तुम 9 बजे से पहले इस अपार्टमेंट में आ जाओगे, वरना मैं तुम्हें इस अपार्टमेंट के अंदर नहीं आने दूंगी। मेरी दूसरी शर्त, तुम शादी मेरे सिवा किसी लड़की के करीब जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, देखने की तो दूर की बात है। मेरी तीसरी शर्त, तुम कभी ड्रिंक करके इस अपार्टमेंट में नहीं आओगे। मेरी चौथी शर्त, तुम मुझे कोई भी काम करने से नहीं रोकोगे। मेरी पांचवी और आखिरी शर्त, तुम बिना मर्जी के मेरे करीब नहीं आओगे। निधि की बातें सुन शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने खड़ी लड़की सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका थी। मतलब आज तक उसके खुद के बाप ने उसे कंट्रोल नहीं किया और यह छोटी सी दिखने वाली लड़की उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों शौर्य को निधि का उस पर इस तरह हक जताना अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ ऑर्डर मी लिटिल गर्ल। निधि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर शौर्य के पास बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे कर उसके जख्म को साफ करने लगी। शौर्य बिना पल के झपकाए निधि को देख रहा था। निधि में ऐसा क्या था जो उसे उसकी तरफ देखने में मजबूर कर रहा था? सच में ये लड़की उसका नशा बन रही थी। ये जिसे लोग प्यार का बुखार कहते हैं, शौर्य को प्यार का बुखार चढ़ रहा था। शौर्य निधि को देख रहा था कि निधि ने शौर्य के हाथ में बैंडेज करके कहा, मुझे घूरना बंद करो और बताओ ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। शौर्य ने निधि को देखते हुए कहा, अगर तुम खुद को ब्रेकफास्ट में सर्व कर दो तो मजा आ जाएगा। शौर्य की चीप बातें सुन निधि ने शौर्य के पैर पर एक जोरदार की किक मारी, जिससे शौर्य की आह निकल गई। शौर्य ने अपने पैर को पकड़कर निधि को घूरते हुए कहा, तुम कितनी बेरहम हो, मैंने ऐसा भी क्या कहा जो तुम मुझे मार रही हो? निधि ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मुंह नोच लूंगी, समझे तुम?
शौर्य निधि के सामने खड़े होकर एक झटके से कमर में हाथ डालकर निधि को बिल्कुल अपने करीब करके निधि के गाल पर लटक रही लिटों से खेलते हुए कहा, अपनी बीवी से फ्लर्ट किसिंग नहीं करते हैं जानू, प्यार करते हैं। निधि भी शौर्य से कम नहीं थी, इसलिए वह भी अपनी बाहें शौर्य के गले में डालकर कहा, मिस्टर माथुर, अभी मैं आपकी बीवी बनी नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ ज्यादा फ्री मत हो, ये समझ में आया। शौर्य निधि की छोटी सी नाक को दबाते हुए कहा, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड बहुत पसंद है माई लिटिल गर्ल। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में अरेंज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा, वो भी तुमसे जिसने मुझे पहली मुलाकात में थप्पड़ मार आ था। निधि ने अपनी बाहें शौर्य के गले से निकालकर कहा, छोड़ो मुझे। निधि को सीरियस देखकर शौर्य ने निधि को छोड़ दिया। निधि बिना कुछ कहे रूम से चली गई। शौर्य भी हैरान हो गया कि आखिर निधि को अचानक क्या हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि निधि को उसके मुंह से अरेंज मैरिज की बातें अच्छी नहीं लगी, शायद वह कुछ और सुनना चाहती थी। एक हफ्ते बाद। इन एक हफ्तों में बहुत कुछ बदला था, जैसे कांची और काव्यांश के बीच का रिश्ता। काव्यांश उस दिन कांची को उसी तरह अग्रवाल हाउस में छोड़कर वापस उदयपुर आ गया था, क्योंकि साक्षी जी और मानव जी का बहुत ही एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से साक्षी जी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। अरुण ने यही बताने के लिए उस रात काव्यांश को फोन किया था। काव्यांश कांची को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह कांची को साथ ले भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कांची अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि वह फिर से साक्षी और मानव जी को फेस कर सके। काव्यांश ने उदयपुर आने से पहले कांची के लिए एक मेड को अरेंज कर दिया था जो उसका 24 घंटा ख्याल रखें। संजय माथुर एक हफ्ते से हॉस्पिटल बेड पर थे, गोली लगने की वजह से और टाइम पर गोली ना निकालने की वजह से जहर उनके पूरे हाथ में फैल चुका था। इसलिए डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर संजय माथुर के हाथों को काट कर नहीं निकाला गया तो गोली का जहर पूरे बॉडी में फैल सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए मजबूरन मीनल माथुर संजय जी के हाथ को काटने का फैसला लिया। संजय माथुर का एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी होश नहीं आया था। मनन को अपने बाप को इस तरह देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब वो संजय माथुर के किए गए गलत कामों के बारे में सोचता है तो उसे बेड पर सोए हुए इंसान से नफरत होने लगती थी। कियारा भी एक हफ्ते से राजपूत विला नहीं गई थी, जिस वजह से मिस्टर राजपूत काफी परेशान थे। उन्होंने कियारा को ढूंढने की और कियारा के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कियारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और न ही उन्हें कियारा का कोई पता चला। कांची एक हफ्ते बाद यानी आज उदयपुर आ गई थीं। उदयपुर आने पर उसे पता चला था कि साक्षी जी और मानव जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर प्लान किया हुआ मर्डर था, और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि किसी महबूबा नाम के शख्स ने करवाया था। कांची भी हैरान थी, उसे भी यह बात पता चली थी कि जो वीडियो लीक हुई थी वह भी महबूबा आईडी से लीक हुई थी, और यह एक्सीडेंट महबूबा नाम के शख्स ने हो करवाया था। कांची उस इंसान के बारे में सोच सोचकर काफी परेशान हो रही थी। वह जानना चाहती थी आखिर यह इंसान कौन है जो उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन अपने काम के पीछे उसके नाम का टैग लगा रहा है। अग्रवाल विला। कांची सोफे पर अमृता जी के गोद में सिर रखकर लेटी थी। अमृता जी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। कांची ने आकर उन्हें सब कुछ बता दिया था, सिर्फ काव्यांश का टॉर्चर करना नहीं बताया था। उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी जब वह अपने बेटे के बारे में ये सब सुनेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वह उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आखिर 6 साल से वह उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी, तो एक बेटी अपने मामा को कैसे परेशान कर सकती है। अमृता जी कांची के बालों को सहलाते हुए कांची से पूछा, रसमलाई काव्यांश तुम्हारा ख्याल रखता है ना, वह मानव की तरह तो नहीं है ना। अमृता जी ने इतना ही पूछा था कि कांची के आंखों के सामने काव्यांश का सिगरेट से उसका हाथ जलना याद आ गया। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप ये सवाल क्यों कर रही है मामा?
आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ इस सवाल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कांची के बातों से अमृता जी के हाथ जो कांची के बाल को सहला रहे थे वो रुक गए। उन्होंने हैरानी से कांची से कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो रसमलाई? कोशिश करो, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो रणबीर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कांची ने अपने मन में कहा, आपने सही कहा मामा, वह रणबीर और किसी और नॉर्मल लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह तो पागल और सनकी इंसान है जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। कांची अमृता जी की गोद से अपना सिर उठाते हुए अमृता जी के सामने सोफे पर बैठते हुए अमृता जी से कहा, मामा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो होना होगा वह होकर रहेगा। आपको एक बात बतानी थी। सैम बता रहा था कि काव्या वापस आ रही है। काव्या का नाम सुनते ही अमृता जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर उनकी जिंदगी 4 साल बाद वापस आ रही थी। कांची अमृता जी के पास से उठते हुए कहा, मामा एक और बात बतानी है आपको। काव्या के यहाँ आने से पहले मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दूरी आए। इतना कहकर कांची बिना कुछ सुने वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वह 6 साल से जिस औरत को अपनी मामा कहते थी, असल में वह उसकी मामा नहीं थी। उन्होंने 6 साल पहले कांची की जान बचाई थी काशी के होश में आने के बाद। आधा उन्होंने कांची का ख्याल रखा था क्योंकि कांची का कोई भी अपना नहीं था। अमृता जी कांची को जाते देखकर कहा, एक दिन काव्या को भी तुम्हारा प्यार समझ में आएगा रसमलाई। ये दोनों भाई बहन बिल्कुल अपने बाप की तरह है। अपने सिवा वह किसी और को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इस बार तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं भी नहीं चाहती इस बार काव्या तुम्हें दोबारा बेइज्जत करे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ चले गई। कांची जब रूम में आई तो उसका फोन रिंग कर रहा था। उसने जब फोन पर देखा तो वहां सन की फ्लैश हो रहा था। फोन रिंग करते हुए कट गया। कांची ने फोन उठाकर देखा, काव्यांश के 20 कॉल थे। कांची फोन को बेड पर फेंकते हुए अपने बैग को क्लोजेट रूम से निकालकर अपने सारे कपड़े अपने बैग में रखने लगी। उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आगे अब वह क्या करे। जिसके माँ बाप ने मिलकर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, उसका अपना कोई घर नहीं छोड़ा था, उसी माँ बाप का बेटा आज उसका हस्बैंड था, जो उन सब से बिल्कुल अलग नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह था। कांची अपना बैग कर बेड पर बैठते हुए कहा, काश मुझे रणवीर ने धोखा नहीं दिया होता। काश मैं आपसे कभी मिली नहीं होती काव्यांश, तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। कांची ने बेड से फोन उठाकर शान को कॉल लगाया तो डोबरिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया। सैम ने फोन रिसीव करते हुए कहा, यश मैम बताइए मेरे लिए क्या काम है। कांची ने नॉर्मल टोन में सैम से पूछा, सैम मैंने तुमसे घर लेने के लिए कहा था ना, क्या घर मिला? सैम ने कांची से कहा, यस मैम एक घर मिला है लेकिन वो जंगल के पास है, क्या मैं वो फाइनल कर दूं? कांची ने सैम से कहा, हाँ कर दो और हाँ मिस्टर रनावत के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो कल की, मुझे मिस्टर रनावत बात कर नी है। सैम ने ओके कहा तो कांची ने फोन रख दिया। कांची एक वाइट टी शर्ट लिया और बाथरूम में चली गई। लगभग आधा घंटा शावर लेने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। वो उस वाइट टी शर्ट में बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। कांची ने जो टी शर्ट पहनी थी वो उसके घुटने तक आ रही थी। कांची ने ड्रेसिंग मिरर के पास जाकर अपने बालों को हेयर ड्राई से सुखाया और फिर बालों का बन बनाकर उसमें पिन लगा ली। कांची ने जब आईने में देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हुई। उसका रूम साउंड प्रूफ था, वरना उसकी चीख उस पूरे विला में गूंज जाती। कांची आईने में देखकर इसलिए चीखी क्योंकि उसके बेड पर काव्यांश किसी राजा की तरह बैठा सिगरेट पी रहा था। कांची एक झटके से काव्यांश की तरफ पलटकर काव्यांश को गुस्से से देखने लगी। काव्यांश एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बस कांची को देखे जा रहा था।
1 हफ्ता हो गया था उसने अपनी सनक को नहीं देखा था, शायद इसलिए उसके हर एक अक्ष को अपने आंखों के जरिए अपने दिल में उतार रहा था। वह बेड से उतरकर सिगरेट को अपनी 2 उंगलियों में फंसाए हुए कांची के करीब आने लगा। काव्यांश के हाथों में सिगरेट देख कांची को अपनी हलक सूखती महसूस हुई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काव्यांश से डर लग रहा था। उसके हाथों में सिगरेट को देखकर उसे उस रात का सब कुछ याद आ गया। वह दर्द, वह जलन, वह सब याद आते ही कांची की सांसें तेज होने लगी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आने लगी। कांची डर से अपने कदम पीछे लेने लगी तो वही काव्यांश अपना कदम कांची की तरफ बढ़ाने लगा। कांची ने हिम्मत करते हुए पीछे जाते हुए कहा, देखो मैं कह रही हूँ, रुक जाओ वरना। कांची इससे आगे कुछ कहती, काव्यांश एक झटके से कांची के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचकर कांची को अपनी बाहों में समा लिया। उसने कांची को बहुत ही टाइट हग किया था। कांची काव्यांश के हग करने से बर्फ की तरह जम गई थी, लेकिन काव्यांश के इस तरह टाइट हग से उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वह अपने दोनों हाथों से काव्यांश की कमर पकड़ काव्यांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन काव्यांश को तो जैसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। वह तो बस अपनी जानम को गले लगाए उसकी खुशबू की खुद ने भर रहा था। कांची के बालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। कांची ने धीरे से किचकिचाते हुए कहा, तक दूर हटो काव्यांश, दम घुट रहा है मेरा। कांची के मुंह से दम घुटते सुन काव्यांश एक झटके से कांची से दूर हो गया। कांची का दूध जैसा चेहरा चेरी की तरह रेड हो गया था। कांची की नज़र काव्यांश के हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट पर थी। काव्यांश ने जब कांची को खुद की तरफ न देखते देख कहीं और देखते देखा तो उसकी नज़रों का पीछा किया। कांची की नज़र अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट पर देखकर उस के होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। काव्यांश सिगरेट को कांची की तरफ किया तो कांची एक कदम पीछे हो गई। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए सिगरेट को अपने और कांची के बीच में फेंककर अपने जूतों से मसलते हुए कहा, मेरी जानम को इस सिगरेट से डर लग रहा है। कांची काव्यांश को नफरत और गुस्से से देख रही थी। उसे अपने सामने खड़े हुए इंसान से नफरत हो रही थी। कोई इंसान किसी को टॉर्चर करने के बाद इतनी बेशर्मी के साथ कैसे मुस्कुरा सकता है? काजी ने गुस्से से काव्यांश के कॉलर को पकड़कर काव्यांश को बिल्कुल अपने करीब कर काव्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपने बाप और संजय माथुर की तरह ही हो और तुम्हारी हरकतों ने ये प्रूफ कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए खून खून की तरह होता है। उन लोगों ने भी मुझे इसी तरह टॉर्चर किया था, बस उनका रीजन अलग था और तुमने भी मुझे उसी तरह टॉर्चर किया। उसका रीजन थी तुम्हारी सनक। तुम मुझे इस सिगरेट से जलाकर, इससे डराकर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें उन माथुर से अलग समझने की। तुम उनसे अलग नहीं हो बल्कि उन्हीं की तरह ही घटिया और गिरे हुए हो। मेरी बातों को सुनकर तो तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? तो क्या करोगे मेरे साथ? मरोगी? मुझे मारो ना। इसके अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते। मारना ही तो आता है तुम माथुर्स को। प्यार और इज्जत देना तुम माथुर के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक अमीर इंसान दे सकता है और तुम माथुर दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। इतना कहकर कांची काव्यांश के कॉलर को झटके से छोड़कर काव्यांश को खुद से दूर धक्का दे दिया। वो अपने आंसुओं को बेरहमी से रगड़कर साफ करते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। काव्यांश हैरान था, उसे कांची के इस बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। कांची जैसे ही डोर ओपन कर जाने लगी तो काव्यांश एक झटके से डोर को बंद करते हुए कांची को डोर से सटाकर उसकी कलाई पकड़कर उसके पीठ से लगाते हुए कहा, तुम किसकी जबान बोल रही हो जानम? क्या तुम मान से अभी भी बात करती हो? यह जबान मान की है, उसने भी मुझसे यही कहा था। कांची खामोश खड़ी रही। काव्यांश गुस्से से कांची के गाल को दबोचते हुए चिल्ला कर पूछा, बोलो डैमेड। कांची ने अपने चेहरा काव्यांश की तरफ से फेर लिया। काव्यांश कांची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा,
एक बात मेरी कान खोलकर सुनो तुम जानम, जब मैं प्यार से पेश आऊं ना तो मुझ पर चिल्लाया मत का करो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मेरे प्यार का जवाब प्यार से दिया करो, वरना मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा पेश आऊंगा। कांची को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जबड़ा टूट जाएगा। कांची ने भी अपने एक हाथ से काव्यांश की ब्लैक शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते समझे तुम मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते, इसलिए मुझसे कभी उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं। मैंने तुमसे प्यार करने की कोशिश की थी, तुम्हें समझने की चाहत की थी, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? हाथों को जला दिया। अगर तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आना चाहिए था ना पहले, बचाना चाहिए था ना मुझे। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बचाया मुझे? मैं थक गई हूं तुम्हारे इस पागलपन से, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक साइको हो और मैं एक साइको के साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, सुना तुमने, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए मिस्टर काव्यांश रघुवंशी। कांची जितना जोर से चीख कर हंस सकती थी उसने उतना ही जोर से चीख कर कहा था। काव्यांश यहाँ तो कांची से मिलने आया था। वो कुछ पल सुकून का कांची के साथ बिताना चाहता था, लेकिन कांची की बातों ने फिर से उसके मूड को खराब कर दिया था। उसने गुस्से से कांची की कलाई को पकड़कर दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? जरूर दूंगा तुम्हें डाइवोर्स, लेकिन उससे पहले तुमसे अपने हस्बैंड होने का हक तो ले लूं। इतना कहकर उसने कांची को अपनी बाहों में उठाकर कांची को लाकर बेड पर पटक दिया। काव्यांश के ऐसा करने से कांची शॉक्ड हो गई। वह बेड पर पीछे सिमटने लगी। कांची को काव्यांश को देखकर डर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू था। काव्यांश ने कांची को देखते हुए अपनी टाई की नॉट को ढीली करते हुए अपने जैकेट को उतार कर फेंकते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझसे अलग होने का। मैं तुम्हारे जितने करीब आना चाहता हूँ तुम मुझे खुद से उतना ही दूर करती जा रही हो। आज मैं तुम्हारी वजूद पर अपनी छाप लगाऊंगा, आज मैं तुम्हारे नाम और वजूद पर अपनी मोहर लगाऊंगा। कांची ने नामे गर्दन हिलाते हुए अपने कांपते होंठों से टूटे फूटे लफ्जों बोलने की कोशिश करते हुए काव्यांश से कहा, तू मैं सा न ही कर सकते, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। काव्यांश गुस्से से कांची को देखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता था जानम, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बार बार ओफेन करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज जो भी कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और वैसे भी जानम मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड होने का हक ले रहा हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। इतना कहकर काव्यांश ने अपने शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। उस रूम की लाइट को डिम करके वह बेड पर चढ़कर कांची के पैरों को पकड़कर कांची को अपने करीब खींच लिया और फिर उसके ऊपर झुक गया। कांची चीखने और चिल्लाने लगी। वह बहुत स्ट्रगल करती रही, लेकिन उस साउंड प्रूफ रूम में उसकी चीख और सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। वो कब तक काव्यांश जैसे चट्टान से लड़ती? आखिरकार वह भी थक गई। उसने खुद को काव्यांश के बाहों में बेजान सा छोड़ दिया। काव्यांश कांची के साथ अपनी मनमानी करता रहा। कुछ घंटों बाद जब वह थक गया और अपने गुस्से को शांत कर लिया तो वह कांची को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कांची को आज सही मायने में काव्यांश से वहशत डर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू टूटकर काव्यांश के नेकेड चेस्ट पर गिर रहे थे। काव्यांश ने अपने हस्बैंड होने के हक और अपने गुस्से में कांची जैसी नन्ही सी कले को रौंद दिया था। अगर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को प्यार से सींचा जाए तो फूल खिलते हैं, लेकिन जब उसी रिश्ते को मसल दिया जाए तो वह सूखकर कांटे बन जाते हैं। आधी रात गुजरने के बाद कांची ने अपनी आंखें खोली। उसे जब पूरा यकीन हो गया कि उसके करीब सोया हुआ शैतान सो चुका है तो वो हिम्मत करते हुए बेड से उठी और पास में गिरी हुई अपनी टी शर्ट को उठाकर पहनते हुए क्लॉज एटर रूम में चली गई।
वो क्लोजेट रूम में आकर क्लोजेट रूम के डोर से लगकर सिस्क सिस्क कर रोने लगी। उसकी आंखें सूज गई, उसे अपनी बॉडी टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसे बेहद पेन हो रहा था। उसे अपना सिर भारी सा महसूस होने लगा। उसे अपने आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो रहा था। वो खुद को हिम्मत देते हुए संभालते हुए खड़ी हुई और दीवार के सहारे से क्लोजेट रूम से अटैच वॉशरूम में चली गई। वह धीरे धीरे एक एक कदम उठा रही थी। उसके पैर आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसे बुखार चढ़ता जा रहा था। कांची बेसिन के पास आकर खुद को आईने में देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने टैप पर हाथ रख पानी को ऑन कर पानी के ठंडे छींटे को अपने मुंह पर मारने लगी ताकि वह होश में रहे। लेकिन अचानक उसका सिर घूम और वह बेसुध सी जमीन पर गिर गई। उसका वजूद दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी हो जमीन पर गिरी हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।